फोर्स एंड मोशन में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की हेल्प से कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इनके कुछ बेसिक से एग्जाम्पल्स हम लेके चलते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, दूरी और विस्थापन। ठीक है, यहाँ पर दूरी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ दोनों जगह हम बात कर रहे हैं जो लंबाई है, लंबाई की ही बात कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये स्केलर क्यों है और वो वेक्टर क्यों है। दोनों का डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट में क्या लेके चल रहे हैं, डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, और डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इन वेक्टर और स्केलर की वजह से दोनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए कोई भी बॉडी है वो किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाती है इस पाथ से। ठीक है, तो ये जो टोटल पाथ कवर होगी, यानी कि ये वाली जो लंबाई आप निकालोगे इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटी पाथ होगी, उसकी लंबाई होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे छोटी पाथ आप कैसे निकालोगे, जो भी आपका इनिशियल पॉइंट होगा उसको आप किससे मिला दोगे, फाइनल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन में मिला दोगे। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ, ए से बी की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन हो गई ये। ठीक है, तो ये ए बी ये लाइन जो है ये हमें दिखा रही है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो कर्व्ड पाथ है ए से बी की तरफ जो आ रही है ये है आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस होता है जो भी आपकी टोटल पाथ कवर की गई है उसकी लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों पॉइंट्स, यानी कि इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है जहां बॉडी पहुंची है वहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि अगर मान लो ए और बी के पाथ इस तरह की होती तो आप ये टोटल पाथ निकालते, ये आपका होता डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच की जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ है ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपका जो डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। क्यों, मान लो ये जो है ए से बी गया, उसके बाद वापस कर्व करके किस में चला गया, यानी कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, डिस्टेंस आप क्या करोगे, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस निकाल लोगे पूरी लेंथ, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, टोटल लेंथ जो भी उसने बॉडी ने चल के मूव करके पाथ कवर की है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। अब ए से ही शुरू करा था और वापस किस पे आ गया, ए पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पर, ज़ीरो। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस वहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब इसी तरह से डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। क्यों, मान लीजिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। अगर मान लो ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस शो कर रही है। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि हमने मान लिया ये पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है और ये नेगेटिव डायरेक्शन। कोई भी बॉडी ओरिजिन ओ से शुरू करती है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, मान लो ये 5 मीटर आगे चली। ठीक है, तो पॉजिटिव आ रहा है, अभी डिस्टेंस भी आगे की तरफ ही जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ। तो आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लोगे, तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गए। अब मान लीजिए यहाँ से ये बॉडी वापस ओरिजिन पे आ जाती है, तो डिस्टेंस हो गया इसका 5 इधर था, 5 इधर, यानी कि 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, 0। ठीक है, अब ये बॉडी यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में 5 मीटर चली जाए तो डिस्टेंस कितना होगा, 5 5 5, यानी कि 15 मीटर। पॉजिटिव ही है क्योंकि आप टोटल लेंथ निकाल रहे हो यहाँ पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, +10। इधर क्या था, ये तो 0 हो गया। ठीक है, और अब आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ये, और फाइनल पॉइंट है ये, और इस डायरेक्शन में आपका मैग्नीट्यूड कितना है, 5, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, तो -5 हो जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। उसके बाद
डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगा। जैसे इसमें था, यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, तो बढ़ा 5 हुआ। अब यहाँ से वापस आ रहे हैं तो डिस्टेंस 10 हुआ, आगे जा रहे हो तो 15 हुआ। तो टाइम के साथ इसकी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ से यहाँ तक हुआ तो 5 हुआ, लेकिन जब ये वापस ओरिजिन पे जा रहा है तो 0 हो गया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घट या बढ़ सकती है। ठीक है, ये हो गया। इन सब पॉइंट्स से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, लेकिन उससे कम नहीं हो सकती। या दूसरे वर्ड्स में कहें, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा या तो डिस्टेंस के बराबर आएगा या उससे कम आएगा। ठीक है, उससे बढ़कर नहीं आ सकता है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे स्पीड और वेलोसिटी का, जहाँ पर स्पीड क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है यहाँ पर आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देने पड़ेंगे और स्पीड को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्पीड एक्चुअल में है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, यानी कि पर सेकेंड जो भी आपका मोशन में चेंज आ रहा है, जो गति में परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है कि पर सेकेंड पोजीशन में क्या क्या चेंज आ रहा है। यानी कि यहाँ पर आप क्या देखोगे कि पहले क्या पोजीशन थी और अभी क्या पोजीशन है, यानी कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर कंसिडर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, ये हमने एक सर्कल मान लिया, ये इसका ओरिजिन है O। किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो बॉडी इस A पॉइंट पर है और हमने मान लिया कि जो इसकी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड यानी कि जो स्पीड हो गई वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। अब ये सर्कल में अगर इस तरह से मूव कर रही है, एंटी साइक्लिक ऑर्डर में अगर हमने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज हो गई, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन आप एक टेंजेंट से दे सकते हो, ये ड्रॉ करके। ठीक है, तो यहाँ A में इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? इस तरह से हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए किसी टाइम के बाद वो जो बॉडी है वो B पॉइंट पर पहुँच गई है, तो जब वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो B पॉइंट पर जो उसकी डायरेक्शन है, आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, स्पर्श रेखा जो होती है, तो यहाँ से शो कर सकते हो। मान लीजिए मैग्नीट्यूड कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या थी? मान लो ये y एक्सिस है और ये क्या है? x एक्सिस। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन थी पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हो गई है नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। तो दोनों पॉइंट्स पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? वेलोसिटी में इसका मतलब हर पॉइंट पर आपको क्या स्पेसिफाई हो रही है? डायरेक्शन स्पेसिफाई हो रही है। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है कोई और वो वापस डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही तो उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर यहाँ सर्कल का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो हर पॉइंट पे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ ये हो जाएगी, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ ये हो जाएगी। तो हर पॉइंट पर यहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हो वेलोसिटी क्या है? पोजीशन में जो चेंज आता है मैग्नीट्यूड के साथ, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में जो भी दूरी आप तय करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर आप इसको v से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये आपका हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस तरह से आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर हम क्या लेंगे? डायरेक्शन लेंगे, तो आपको जो दूरी होगी उसका भी क्या लेना पड़ेगा? डायरेक्शन के साथ यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड मोड से शो करते हैं हम। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से, क्योंकि यहाँ हम क्या लेंगे? डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड करेगी? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। चेंज ऑफ पोजीशन, उसी को हम क्या कह रहे हैं? वेलोसिटी। ठीक है, वेग कह रहे हैं। और चाल क्या होती है? जो भी गति में आपका परिवर्तन आ रहा है कि अभी तेजी से चल रही है, फिर स्लो हो गई, धीमी हो गई है, तो वो क्या है? आपकी स्पीड होती है। ठीक है, चाल होती है।
ये यहाँ पर है हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, कितनी तेजी से कोई बॉडी मूव कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और कोई भी बॉडी कितनी तेजी से मूव कर रही है और किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है वो हमारा वेग होता है, वो क्या होती है, हमारी वेलोसिटी होती है। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं, आप अलग अलग तरह से वेक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक टाइप के वेक्टर्स मैं आपको बताती हूँ। पहला आता है आपका यूनिट वेक्टर, यूनिट से आपको मतलब पता है 1, ठीक है। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए x क्या है, कोई यूनिट वेक्टर है, तो हम इसके हेड पे क्या करेंगे, कैप की नोटेशन देंगे, तो इससे हमें पता चलेगा ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या रह जाएगा, उसमें डायरेक्शन रह जाएगी, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। या कह सकते हो आप किसी वेक्टर को कैसे शो कर सकते हो, x वेक्टर इज इक्वल्स टू x मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर x, इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर मतलब अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो वेक्टर। ये कब होगा, मान लो डिस्प्लेसमेंट वाला केस अगर हम लेते हैं, कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और वो जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, तो वो हो गया हमारा ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आते हैं लाइक और अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर वो एक ही डायरेक्शन में हैं तो वो होंगे लाइक वेक्टर, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो वो होंगे अनलाइक वेक्टर। यानी कि लाइक वेक्टर होते हैं सेम डायरेक्शन में और अनलाइक वेक्टर होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, अब देखिए लाइक वेक्टर क्या होते हैं, जो सेम डायरेक्शन में है, अगर इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। यानी कि ऐसे वेक्टर, दो वेक्टर कोई भी, मान लो एक a वेक्टर है और एक b वेक्टर है, दोनों का क्या मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इस तरह के वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, जैसे कि अनलाइक वेक्टर थे कि जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो ये हो जाएंगे अपोजिट वेक्टर्स। यानी कि अपोजिट वेक्टर हो गए, मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे अपोजिट वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया मूव करना एक तरह से। मान लो कोई भी बॉडी है वो पॉइंट A से B की तरफ जा रही है, तो A से B तक जाएगी, तो जो वेक्टर आपका होगा यहाँ पर AB, जो इसके मूवमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ये क्या करता है, स्पेस में किसी भी बॉडी की या किसी भी पॉइंट की पोजीशन को दिखाता है। अब आप बताइए कि जब आप किसी भी बॉडी की स्पेस में पोजीशन बताना चाहते हैं कि ये इतनी दूरी पर है, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस तरह से आप उनके रेस्पेक्ट में बताते हो। एक फ्रेम मान लेते हो कि ये हमारा फ्रेम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और जो भी पॉइंट की पोजीशन आपको बतानी है वो आप उसी के रेस्पेक्ट में बताते हो, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी पॉइंट पर हम की पोजीशन को बताता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, ठीक है, ये बोर्ड है यहाँ पर, तो आपको अगर ये बताना है कि बोर्ड से मेरी कितनी दूरी है, तो आप क्या करोगे, एक सिस्टम मान लोगे, मान लो ये जो है आपका डिस्टेंस, ये आपने वाई एक्सिस मान लिया और ये आपने क्या मान दिया, एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो यहाँ बोर्ड से मैं कितनी दूरी पर हूँ, तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग एक दूरी बता दोगे कि ये कितना है, 1 मीटर की दूरी पर मैं खड़ी हुई हूँ, तो ये क्या हो गया, एक पोजीशन हो गई मेरी, ठीक है।
मान लो हमने एक सिस्टम मान लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ इस दोनों एक्सिस के बीच में एक पॉइंट है ए, ठीक है। तो जो ओरिजिन होगा हमारा 0, ठीक है, ओ, यहाँ पर एक्स एक्सिस की रीडिंग कितनी होगी 0, वाई एक्सिस की रीडिंग कितनी होगी 0। तो इसके अबाउट आप बताओगे कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में 1 मीटर पर है, वाई एक्सिस पे 2 मीटर पर है। तो यहाँ से कनेक्ट करके ये जो वेक्टर मिलेगा ये आपका होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जो आपको क्या बता रहा है, किसी भी बॉडी की पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ ओ ए क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर होगी। कोप्लानर वेक्टर, प्लानर मतलब प्लेन, सेम प्लेन, कोप्लानर मतलब एक ही समतल पर आने वाले। मान लो हमने एक्स और वाई का ये एक प्लेन मान लिया, ठीक है, तो इसमें जितने भी वेक्टर होंगे किसी भी डायरेक्शन में होंगे वो सारे क्या होंगे, कोप्लानर वेक्टर्स होंगे। यानी कि ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं उनको हम कहते हैं कोप्लानर वेक्टर। उसके बाद आता है कोलीनियर वेक्टर। अगर सेम लाइन में कोई वेक्टर लाइन कर रहे हैं, मान लो ये एक एक्सिस हमने मान ली, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन मान ली, इस लाइन के अलोंग ही सारे वेक्टर्स हैं, चाहे वो इसकी डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर इस लाइन के पैरेलल हैं या इस लाइन के अलोंग चल रहे हैं तो उनको हम कहते हैं कोलीनियर वेक्टर, ठीक है।